देखिए अगला जो टॉपिक है वो है हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर्शे एंड चेज दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे जो पिछला एक्सपेरिमेंट था ओस्टवाल्ड, एवरी, मैकलियोड, मैककार्टी वाला, उन्होंने दिया था कि डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी बायोकेमिकल नेचर बताई थी, और क्या था जेनेटिक मटेरियल के हिसाब से डीएनए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो हर्शे एंड चेज दो साइंटिस्ट ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूफ क्लियर करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब बुक में एक लाइन लिखा है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, नोट वहां अंडरलाइन कर लीजिएगा। डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसके लिए अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था? अनइक्विवोकल जानते हैं क्या है? ऐसा प्रूफ जिस पर कोई ऑब्जेक्शन ना हो, एकदम फाइनल प्रूफ। ठीक है, जिसके बाद कोई भी गुंजाइश की चांस ना हो, कोई आपत्ति उस पर नहीं हो सकती है। ऐसे प्रूफ को क्या बोलते हैं? अनइक्विवोकल प्रूफ मींस क्लियर कट प्रूफ, फाइनल प्रूफ आप कह सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? एकदम फाइनल प्रूफ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसने दिया था? हर्शे एंड चेज ने। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कितनी चीजें यूज की थी? दो चीजें, एक T2 बैक्टीरियोफाज था और एक यूलाई बैक्टीरिया था। ठीक है, तो लिखेंगे यूज्ड T2 बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज जानते ही क्या है? वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है। एंड इकोलाई बैक्टीरिया, इकोलाई क्या था? वहां पर होस्ट सेल था, क्योंकि बैक्टीरिया ये वायरस जिस सेल पर अटैक करेगा वो सेल क्या है? होस्ट सेल इकोलाई है। ठीक है, अब इस बैक्टीरियोफाज की उन्होंने, ये वायरस है, ये क्या है? वायरस, इसकी उन्होंने दो वैरायटी या दो स्ट्रेन रेडी किया था। दो वैरायटी, जैसे जो ग्रिफिथ ने क्या था, ग्रिफिथ ने रेडी नहीं किया था, ग्रिफिथ ने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के दो बैक्टीरिया लिए थे। इन्होंने क्या है? T2 बैक्टीरियोफाज की दो वैरायटी रेडी की थी, खुद रेडी किया था। कैसे रेडी किया था वो समझ लीजिए। ठीक है, तो T2 बैक्टीरियोफाज वायरस की कितनी टू वैरायटीज थी, इन्होंने डेवलप किया। ठीक है, समझ में आया? अब पहले आपको पता होना चाहिए वायरस में कितनी चीजें होती हैं। तो वायरस जो होता है, वायरस में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन का कवर है और अंदर क्या है? इसमें जेनेटिक मटेरियल है, जिसको क्या बोलेंगे? ये जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर इसका डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। समझ में आया? यहाँ आरएनए नहीं था, ध्यान रखना है। वायरस में आरएनए भी होता है, ये इसका डीएनए हो गया। ठीक, इन्होंने इसको रेडियो लेबल्ड किया। क्या किया? दो वैरायटी ऐसी रेडी की जिसमें एक वैरायटी में उन्होंने फास्फोरस 32 इनकॉर्पोरेट कराया और दूसरे में सल्फर 35। ठीक है, यही है ना, फास्फोरस 32 और सल्फर 35, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, मतलब कह सकते हैं रेडियो एक्टिव। तो इस वायरस, ये नॉर्मल वायरस, जानते हैं वायरस में जो प्रोटीन का कवर होगा, बताइए सल्फर प्रोटीन में देखने को मिलता है कि फास्फोरस मिलता है प्रोटीन में देखने को? प्रोटीन में क्या होता है? अच्छा, डीएनए में क्या है? फास्फोरस है कि सल्फर है, ये बताइए। डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता डीएनए में, इतना हमको पता है। ठीक है, तो डीएनए में फास्फोरस है। ठीक है, और प्रोटीन में क्या है? सल्फर होता है। तो उन्होंने इस बैक्टीरियोफाज की दो वैरायटी ऐसी रेडी की थी, दो वैरायटी जो रेडी किया था वो कैसा था? एक वैरायटी में उन्होंने प्रोटीन का जो कोट है, वायरस में जो प्रोटीन का बाहर कवर दिखाई दे रहा है आपको, बाहर क्या है? वायरस में प्रोटीन का कवर है, उसको सल्फर 35 से रेडियो लेबल्ड कराया।
कैसे कराते हैं अभी बता रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वायरस ऐसा रेडी किया जिसमें डीएनए जो है उसका वो फास्फोरस 32 से क्या था, रेडियो लेबल्ड था, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है ना कि जो वायरस था उनके पास में उसमें फास्फोरस जो था डीएनए में वो नॉर्मल फास्फोरस था, प्रोटीन में जो सल्फर था वो नॉर्मल वाला था। वो क्या किए, दो वैरायटी रेडी करा लिए। एक वैरायटी ऐसी रेडी की जिस वैरायटी में क्या था, जिसमें प्रोटीन का ये कवर है उसको क्या कर दिया उन्होंने, रेडियो लेबल्ड करा दिया, ठीक है। और डीएनए को ऐसा ही रहने दिया, डीएनए को रेडियो लेबल्ड नहीं कराया, ठीक है। और किससे रेडियो लेबल्ड कराया इसको फास्फोरस 32 से रेडियो लेबल्ड कराएंगे, फास्फोरस 32 से प्रोटीन के कवर को, क्योंकि हम जानते हैं कि वायरस के प्रोटीन कवर में क्या, सल्फर 35, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन में क्या देखने को मिलता है, सल्फर। और दूसरा ऐसा रेडी किया जिसमें क्या है, जिसमें आपके पास में डीएनए रेडियो लेबल्ड कराएंगे, क्या कराएंगे, डीएनए को रेडियो लेबल्ड कराएंगे, ठीक है। यहां पर ये डीएनए क्या है, इसका रेडियो लेबल्ड हो गया, किससे, फास्फोरस 32 से। मैंने जो ग्रीन कलर का दिखाया है ये सब क्या है, रेडियो लेबलिंग पार्ट है, और जो येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या है, नॉर्मल है, उसमें रेडियो लेबलिंग नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें प्रोटीन का कवर रेडियो लेबल्ड है, वहां पर क्या है, डीएनए को रेडियो लेबल्ड कराया, ग्रीन से मैंने दिखाया इसीलिए रेडियो लेबल्ड। समझ में? अब कोई बताएगा कैसे कराते हैं रेडियो लेबल्ड, चिपका देते हैं फास्फोरस 32 को ले जाकर के, कैसे कराते हैं, रेडियो लेबलिंग बुक में पढ़े हैं कैसे कराई जाती है। देखिए रेडियो लेबल नोट कर लीजिए कैसे होगा, रेडियो लेबलिंग कैसे होगी वायरस की, वायरस का कराया था। हमको अगर क्या कराना है, सल्फर 35 से रेडियो लेबल्ड करानी है, ठीक है, या चाहे जिससे भी कराना है, सल्फर 35 से कराना है तो इस वायरस को एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराना पड़ेगा जिसमें सल्फर 35 हमको न्यूट्रिएंट मीडियम में डालना पड़ेगा। सोचिए आपके पास, इनके पास शुरुआत में कैसा वायरस था, एक नॉर्मल वायरस था, कैसा था, एक नॉर्मल, जिसमें कोई भी पार्ट रेडियो लेबल्ड नहीं था, ठीक है। वायरस थे इनके पास में, इसमें नॉर्मल था सब कुछ। इन्होंने इस वायरस को क्या किया, एक प्लेट लिया, प्लेट, उस प्लेट में क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया रखिए, क्योंकि वायरस को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जब तक मल्टीप्लाई नहीं कराएं, यहां रेडियो लेबलिंग का मतलब है इसकी अगली जनरेशन में चेंज आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, इसके जो अगली प्रोजेनी बनेगी, अगली जो जनरेशन आएंगी, इसके जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनमें नया होगा कुछ, इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको ग्रो कराते हैं, एक मीडियम लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम, इसमें हमने, अगर आपको सल्फर 35 से कराना है तो न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या रखेंगे, सल्फर का सोर्स क्या रखा जाएगा, सल्फर 35, नॉर्मल सल्फर नहीं रखेंगे, एक रेडियो लेबल्ड सल्फर, बाकी सब कुछ मिलाएंगे, सब कुछ मिलाएंगे, लेकिन सल्फर अगर आपको मिलाना होगा तो नॉर्मल सल्फर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमको सल्फर से रेडियो लेबलिंग करानी है, ठीक है। और जब ये वायरस को उठा करके कहां रखेंगे, न्यूट्रिएंट मीडियम में, क्योंकि हमने सेल रखा है। और आपको पता होना चाहिए कि जब वायरस किसी सेल के में कांटेक्ट में आएगा, वायरस जब किसी सेल पर अटैक करता है तो वो सेल में इंटर करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाता है। एचआईवी का लाइफ साइकिल समझे हैं आपने, एचआईवी का लाइफ साइकिल देखा होगा, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में वायरस जब अटैक करता है सेल में, तो सेल में अपना डीएनए, वहां आरएनए होता है, ठीक है। वायरस क्या है, सेल में जब एंट्री करेगा तो अपनी पॉपुलेशन को वहां बढ़ाता है, तो ये वायरस जब इस सेल में आएगा, होस्ट सेल में, तो यहां आकर के क्या करेगा, अपनी जनसंख्या, अपनी पॉपुलेशन को क्या कर लेगा, बढ़ा लेगा, समझ रहे ना। क्योंकि वायरस नॉन लिविंग होते हैं, वायरस मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब किसी होस्ट सेल के कांटेक्ट में आते हैं। तो जब ये सेल में एंटर करेंगे, ई कोलाई सेल में, इसीलिए तो ई कोलाई लिया गया था, तो अपनी संख्या क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो संख्या इंक्रीज कैसे होगा भाई, वायरस से अंदर आया, नया वायरस बनाना है, तो नए वायरस को बनाने के लिए उसको अगर प्रोटीन का कवर बनाना है तो मीडियम से क्या लेगा, सल्फर लेगा कि नहीं लेगा भाई, प्रोटीन में जानते हैं सल्फर होता है ना,
तो प्रोटीन का कवर नया बनाना है, उसको नया डीएनए बनाना है, सब कुछ नया बनाना है, तो मीडियम से क्या लेगा? मीडियम से, क्योंकि इस न्यूट्रिएंट मीडियम में आपने जो भी मिला रखा है ये पहले कहां जाएगा? ई कोलाई सेल में जाएगा, और ई कोलाई सेल के अंदर से ये वायरस क्या करेगा? अपने वायरस नए बनाने के लिए उस ई कोलाई के अंदर से सल्फर को उठाएगा। कौन सा वाला? 35। तो प्रोटीन का जो अब कवर बनेगा उसमें क्या है? सल्फर रहेगा, ध्यान रखिएगा। नए जो वायरस बनेंगे उसमें अब जो प्रोटीन का कवर बनेगा वो नॉर्मल कवर नहीं रहेगा, वो रेडियो लेवल्ड वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि मीडियम में क्या मिलाया गया था? सल्फर 35 मिलाया गया था। समझ में आया? तो कई जनरेशन तक ग्रो कराएंगे, जब ग्रो करा लेंगे तो नए वायरस बन जाएंगे ई कोलाई में। अच्छा ये बताइए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ई कोलाई में वायरस बन गया, वायरस अटैक किया, सेल में पहुंचा, सेल में संख्या बढ़ा लिया, तो सेल में से निकलेगा कैसे? सेल में से जाए बाहर कैसे आएगा? क्यों? सेल के अंदर पॉपुलेशन, आपने एचआईवी का लाइफ साइकिल पढ़ा ना, सेल के अंदर अपनी जनसंख्या बढ़ा लेगा, बाहर कैसे निकलेगा? वहां से सेल को बस्ट कराएगा। वायरस जब सेल पर अटैक करता है, सेल में अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता है, उसके बाद उस सेल को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, तो मीडियम में आ जाएगा। कहां आ जाएंगे सब? ये मीडियम में आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आपको इस मीडियम में अब वायरस कौन से मिल जाएंगे? ऐसे वायरस जिनका प्रोटीन का कवर रेडियो लेवल रहेगा। आपको डीएनए को रेडियो लेवल कराना है, आपको किससे? फास्फोरस से। तो अब क्या करेंगे? अब इस वायरस को दोबारा से एक नए वायरस को फिर से लेंगे, ठीक है, नॉर्मल वायरस को, और उसको एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराएंगे जिसमें आप क्या मिला देंगे? फास्फोरस 32 अब मिलाएंगे आपकी बार। ठीक है, अब जो वायरस रेडी होंगे उसमें प्रोटीन तो नॉर्मल वाला रहेगा, क्योंकि प्रोटीन के लिए आपने सल्फर जो भी मिलाया होगा नॉर्मल, लेकिन आपने आपकी फास्फोरस मिलाया कौन सा वाला? 32 वाला, रेडियो लेबलिंग वाला। तो अब जो डीएनए बनेगा उसमें क्या बनेगा? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल नया वाला, उसमें क्या रहेगा? रेडियो लेबल्ड डीएनए रहेगा, क्योंकि उसमें फास्फोरस 32 वाला आपकी जाएगा। तो इस तरीके से रेडियो लेबलिंग कराते हैं, वायरस को ग्रो कराते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में होस्ट सेल के अंदर। समझ में आया? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कैसे रेडियो लेबलिंग होती है, आप नोट कर लीजिएगा। रेडियो लेबलिंग इज डन बाय ग्रोइंग, वायरस को ग्रो कराएंगे, ग्रोइंग वायरस ऑन ई कोलाई। कहां पर ग्रो कराएंगे? ई कोलाई पर, इन न्यूट्रिएंट मीडियम, न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, अलग अलग, एक बार फास्फोरस 32 मिलाएंगे और एक बार सल्फर 35 मिलाएंगे, तो आपके पास 2 वायरस रेडी हो जाएंगे। तो इन्होंने 2 वायरस को रेडी कर लिया। ठीक है, यहां तो समझ में आया? अब आगे देखिए, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। अब एनसीईआरटी में डायग्राम पर आ जाइए। 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, जैसे मान लीजिए आप, इनके पास क्या आ गया? इनके पास एक वायरस ये है, इसमें प्रोटीन का क्या है? कवर रेट प्रोटीन सल्फर 35 से इसके प्रोटीन के कवर को रेडियो लेवल करा दिया गया। जो ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं वो क्या है? रेडियो लेवलिंग पार्ट है। और डीएनए कैसा है इसमें? डीएनए इसमें नॉर्मल वाला है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या किया गया है? दूसरे केस में ये देखिए, इसमें प्रोटीन का कवर क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन डीएनए को क्या किया गया है? इसमें रेडियो लेबल्ड किया गया है। ग्रीन कलर से मैंने दिखाया, ये डीएनए है और ये सल्फर फास्फोरस 32 से रेडियो लेबलिंग इसकी है। ठीक है, वो सल्फर 35 से प्रोटीन रहेगा। अब इस 2 वायरस रेडी कर लिए, इन दोनों वायरस को अलग अलग मीडियम में इन्होंने ट्रांसफर कराया। ठीक है, मीडियम को मतलब 2 प्लेट ली थी इनके पास में, एक प्लेट दोनों में ई कोलाई थे, क्योंकि इस वायरस को अब क्या करना है? अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कराना है, तो वायरस को अब क्या कराना पड़ेगा? ई कोलाई पर इंफेक्ट कराना पड़ेगा, ई कोलाई सेल में भेजना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो 2 अलग अलग मीडियम लिया, दोनों में एशेरिया कोलाई सेल थी। ठीक है, ये देखिए, तो पहला स्टेप जो था, पहला स्टेप लिखा गया है इन्फेक्शन। बुक में लिखा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? जब वायरस
इकोलाई सेल पर अटैक करेगा। ये इकोलाई का डीएनए है, ये डीएनए नॉर्मल है, समझिएगा, मैंने ग्रीन किया लेकिन ये नॉर्मल डीएनए है, ठीक है। इस पर अटैक हो रहा है। इस केस में भी क्या है, इकोलाई में ये डीएनए मिलेगा देखने को, कैसा डीएनए, सर्कुलर मिलेगा, ठीक है। ये हो गया इकोलाई सेल, ये दोनों अलग अलग केस चल रहे हैं, ठीक है। तो जब इन्फेक्शन होगा तो ध्यान रखिएगा, जब वायरस किसी सेल पर अटैक करता है तो प्रोटीन का कवर जो आपका है ये बाहर रह जाएगा, केवल केवल अंदर क्या एंटर करेगा सेल में, जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए। इस केस में क्या है, डीएनए है, तो डीएनए यहां पर ये एंटर करेगा, ठीक है। तो इन्फेक्शन के दौरान मैं डीएनए को यहां अंदर दिखा दे रहा हूं, ये देखिए डीएनए कहां पहुंच गया, ये देखिए इसमें डीएनए ये आ गया, ठीक है। और इस वाले के केस में क्या है, ग्रीन कलर से दिखाना पड़ेगा, ये किसका डीएनए आया है, ये है वायरल डीएनए, ये वायरल डीएनए, फाज डीएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि फाज क्या है, वायरस है, बैक्टीरियोफाज इसका पूरा नाम, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, फाज। तो फाज क्या होता है, वायरस, ठीक है। और ये बैक्टीरिया का डीएनए है, ठीक है, दोनों केस में आ गया। दूसरा स्टेप लिखा गया इसमें ब्लेंडिंग, क्या लिखा है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब समझ लीजिए, कोई बताएगा क्या होता है ब्लेंडिंग? हाँ, कोई बताइए ब्लेंडिंग क्या है यहाँ पर? वैसे तो ब्लेंडिंग मिक्सिंग होता है, ब्लेंडिंग होता है मिक्सिंग, मिक्स करा देना। तो यहाँ ब्लेंडिंग क्या है, देखिए ध्यान सुनिएगा। बैक्टीरिया, मान लीजिए आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में न्यूट्रिएंट मीडियम आपने लिया है, ठीक है, उसमें आपने इकोलाई रख दिया, वायरस मिला दिया। वायरस क्या करेगा, इकोलाई में अपना डीएनए एंटर करेगा, केवल डीएनए को एंटर कर दिया। जैसे आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने इकोलाई सेल लिया था, ठीक है, इकोलाई सेल लिया, इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट मीडियम रखेंगे, क्योंकि नहीं रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, मर जाएगी, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर जैसे वायरस को आप इसमें रखेंगे, ये सब क्या है, वायरस हैं, ठीक है। तो वायरस जब सेल पर अटैक करेगा तो केवल डीएनए को एंटर कराएगा, इसमें क्या कराएगा, डीएनए। प्रोटीन का जो कवर रहेगा, ये खोखला, जो खोखला पार्ट है इसका, प्रोटीन का कवच, ये बाहर रह जाएगा। तो प्रोटीन का कवच सोचिए सबका बाहर रह गया और डीएनए सबका कहां एंटर कर गया, होस्ट सेल में। लेकिन ये प्रोटीन के कवर वायरस के साथ चिपके रहते हैं। जैसे ये इकोलाई सेल था, बैक्टीरियोफाज जब अटैक करता है वायरस, ठीक है, तो ये अपना डीएनए कैसे भेजता, देखिए ये डीएनए अपना ऐसे इसने भेज दिया, अंदर भेज दिया। इसके बाद ये प्रोटीन का कवर इसी के साथ अभी चिपका हुआ है, चिपका रहता है, समझ में आया। तो उसको हटाना भी तो है, प्रोटीन के कवर को यहां से, इसको और बैक्टीरिया को दूर दूर करना है, तभी हम आगे सफल एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसको हिलाते हैं, शेक कराते हैं, वाइग्रस शेकिंग। वाइग्रस का मतलब बहुत तेजी से टेस्ट ट्यूब को शेक कराया जाता है, ठीक है। एक होता है एजिटेटर, शेकर होता है, उसमें टेस्ट ट्यूब लगा देते हैं, और जैसे सेंट्रीफ्यूज जानते हैं आप, सेंट्रीफ्यूज का नाम सुने होंगे ना, टेस्ट ट्यूब लगाया, बहुत तेजी से रोटेट कराते हैं, वो सेंट्रीफ्यूज अगले स्टेप में आएगा। ये क्या है, शेकिंग कराते हैं। लैब में होता है, ऐसे मशीन होती है, उसमें टेस्ट ट्यूब फिट किया, या आपके पास फ्लास्क है, उसको लगाया, ऑन कर दिया, वो सब ऐसे हिल रहे हैं, शेक होता है। तो शेकिंग से क्या होगा, इस बैक्टीरिया का कांटेक्ट वायरस से हट जाएगा, वायरस किनारे हो जाएगा। जितने वायरस के प्रोटीन के कवर हैं वो बैक्टीरिया से क्या है, दूर हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इसलिए ब्लेंडिंग का मतलब है वाइग्रस शेकिंग, लिख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, बहुत तेजी से शेकिंग कराई जाती है, शेकिंग, उसको हिलाया जाता है, इस तरीके से मिक्स कराया जाता है, शेकिंग कराई जाती है, किसके लिए, टू रिमूव कराने के लिए। किस, क्या चीज रिमूव, कॉन्टैक्ट बिटवीन वायरस प्रोटीन कवर, वायरस का जो प्रोटीन कोट है, एंड इकोलाई। वायरस का जो प्रोटीन का कोट है वो कभी अंदर एंटर नहीं करता है, तो उसको बाहर, उसको हटाना पड़ेगा, किनारे करना पड़ेगा, और इकोलाई से, तो उनका कांटेक्ट हटाने के लिए, समझ में आया। तो ये हो गया ब्लेंडिंग, ये आप नोट कर लीजिएगा, ब्लेंडिंग का मतलब यहाँ क्या है, कैसे कराते हैं ब्लेंडिंग, जिसको शेकिंग करा करके, ठीक है। तीसरा देखिए, अब टेस्ट ट्यूब में ये सब कहां, हवा में नहीं चल रहा, यहां तो देखने में लग रहा सब उड़ रहे हैं,
ये दो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, ये वाला अलग है, वो वाला अलग है, ये सब टेस्ट ट्यूब में चल रहा है सिस्टम। कहाँ चल रहा है? टेस्ट ट्यूब में। ई कोलाई भी है, वायरस भी रखे गए हैं, वायरस ने इन्फेक्शन भी कर दिया, प्रोटीन का कवर बाहर हो गया उसको, और उसको ब्लेंडिंग करा करके ई कोलाई से दूर कर दिया गया है। अब क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन, यहीं पर इसका कंक्लूजन समझना है आपको। सेंट्रीफ्यूगेशन जानते हैं ना, डेंसिटी के बेसिस पर पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। जिसका वजन ज्यादा होता है वो नीचे बैठ जाता है, जिसका वजन हल्का वो ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन जब कराएंगे तो कुछ इस तरीके से, ये दो टेस्ट ट्यूब मैंने आपको बना दिए। देखिए, जो चीज नीचे बैठती है वो क्या होती है? पैलेट, वो आता है पैलेट। ठीक है, और जो ऊपर आएगा वो क्या होगा? सुपरनेटेंट। वो क्या होगा यहाँ पर? ये सुपरनेटेंट। ठीक है, ये रहेगा सुपरनेटेंट। ऊपर जो आएगी, क्योंकि हल्की चीज ऊपर आएगी। हल्का क्या है इसमें? सोचिए, प्रोटीन का कवर दोनों केसेस में हल्का है। दोनों केसेस में जब उसको रोटेट कराएंगे सेंट्रीफ्यूज, तो जहां प्रोटीन का कवर जो मिक्सचर में रहेगा, सारा प्रोटीन का कवर ऊपर आ जाएगा। जैसे मिल्क को जब रोटेट कराते हैं तो क्रीम ऊपर आ जाती है, क्योंकि वो हल्का होता है। समझ में आ रहा है? और पैलेट में क्या आएगा? पैलेट में आएंगे ई कोलाई। क्या चीज आएंगी? ई कोलाई रहेगा यहाँ पर। ये देखिए, इशर्सिया कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पर रहेगा। समझ में आया? यहाँ नोट कर लीजिएगा, ये ई कोलाई है और ये सुपरनेटेंट में फाज प्रोटीन कोट है। फाज का जो प्रोटीन का कवर है वो ऊपर आ जाएगा सब में। ठीक है, ऐसे यहाँ पर रहेगा। ठीक, अब पहले वाले में देखिए, अब रेडियो लेवलिंग किसको, इसके बाद इस पर फ्लोरेसेंट यूवी रेज डालेंगे। क्या करेंगे? अल्ट्रावायलेट रेज डालेंगे। यूवी रेज की प्रेजेंस में रेडियोएक्टिव मटेरियल जो होगा वो फ्लोरेसेंट करेगा, चमकेगा। जहां जहां रेडियोएक्टिव मटेरियल नजर आएगा वो क्या करेगा? शाइन करेगा, चमकेगा, फ्लोरेसेंट करेगा अंडर द यूवी एक्सपोजर। समझ में आया? अब देखिए कि यहाँ पर क्या चीज, पहले वाले में हमने किस चीज को रेडियो लेवल किया था? प्रोटीन का कवर। डीएनए को रेडियो लेवल्ड नहीं किया था। ठीक है, तो जब प्रोटीन का कवर रेडियो लेवल्ड करेंगे तो इस वाले में जानते हैं क्या चीज शाइन करेगी? इस वाले केस में आपको मैं अब रेड से दिखा रहा हूं, ये वाला एरिया क्या करेगा? ये ग्लो करेगा। ठीक है, मतलब ये सुपरनेटेंट क्या नजर आएगा? फ्लोरोसेंट नजर आएगा। यहां पर आपको फ्लोरोसेंस नजर आएगी, चमक दिखाई देगी यूवी रेज डालने पर। क्योंकि हमने इस केस में क्या रेडियो लेवल्ड कराया था? प्रोटीन का कवर था, डीएनए रेडियो लेवल्ड नहीं कराया था। ठीक है, दूसरे केस में क्या है? डीएनए को रेडियो लेवल्ड कराया था। किसका डीएनए? वायरस का था। तो इस केस में ये बैक्टीरिया जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया हैं ई कोलाई, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये फ्लोरोसेंस शो करेंगे, मतलब बैक्टीरिया चमकने लगेंगे। ऐसा क्या हुआ कि ऊपर इस वाले केस में ऊपर वाला पोर्शन चमक रहा है, उस वाले केस में वो वाला पार्ट क्यों चमक रहा है? क्योंकि जहां जैसे हमने रेडियो लेवलिंग कराई थी वो पार्ट चमक रहा है। समझ रहे हैं? अब इधर कंक्लूजन थोड़ा समझ लीजिए। पिछले वाले में हमने डीएनए को रेडियो लेवल्ड नहीं कराया था। डीएनए मान लीजिए अंदर यहां पर इंटर किया भी होगा, डीएनए यहां आया होगा। ठीक है, डीएनए यहां पर नॉर्मल था, आया होगा, हमने इसको रेडियो लेवल नहीं कराया तो नहीं चमक रहा, जाहिर सी बात है। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में हमने क्या चीज रेडियो लेवल कराई थी? वायरस का डीएनए था जो, तो इस केस में भी डीएनए आया होगा ना। यही तो दिखाना चाहते थे कि डीएनए ही आया। और वो यहां से क्लियर भी हो रहा है कि जब हम डीएनए को रेडियो लेवल करा रहे हैं, इस वायरस में जो डीएनए था उसको जब हम रेडियो लेवलिंग कराए तो यहाँ बैक्टीरिया क्यों चमकने लग गया? जबकि बैक्टीरिया का डीएनए हमने रेडियो लेबलिंग नहीं कराया था, तो बैक्टीरिया का डीएनए क्यों चमक रहा है? इसका मतलब वायरस का डीएनए आया होगा, इसमें बैक्टीरिया में एंटर किया होगा, तभी तो ये बैक्टीरिया शाइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? इस केस में हमने वायरस का डीएनए रेडियो लेबलिंग नहीं कराया तो बैक्टीरिया नहीं शाइन कर रहे हैं। इस केस में बैक्टीरिया शाइन कर रहे हैं, इसका मतलब डीएनए यहां से यहां ट्रांसफर हुआ होगा, क्योंकि डीएनए को रेडियो लेबलिंग कराई गई थी। समझ में आया? आ रहा ना? बुक में एक दो लाइन ऐसे लिखा गया, दो केस लिखे गए, आप उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देखिए पहले में बताया गया पिछले पैराग्राफ पर कि कैसे रेडियो लेबलिंग कराई जाएगी,
यहाँ देखिए पेज नंबर 86 जो भी बुक नई वाले, बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद द वायरस, लाइन पढ़ लीजिए, बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद द वायरस, ऐसा बैक्टीरिया जिसको एक ऐसे वायरस के साथ इन्फेक्ट कराया गया था, दैट हैज रेडियोएक्टिव डीएनए व रेडियोएक्टिव, मतलब जिस वायरस में रेडियोएक्टिव डीएनए कराया गया था, रेडियो लेवलिंग, उस केस में क्या है, वहां पर बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद द रेडियोएक्टिव डीएनए, ठीक है, वह रेडियोएक्टिव, मतलब जिस केस में हमने वायरस के डीएनए को रेडियोएक्टिव कराया था, उस केस में क्या है, बैक्टीरिया रेडियोएक्टिविटी को शो कर रहा है। ये लाइन है पहली वाली, समझ में आ रहा है? इंडिकेटिंग दैट डीएनए वाज मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। ऐसे आप अगला वाला केस पढ़ लीजिएगा, दूसरे वाले केस में लिखा गया होगा, जिसमें नहीं कराया गया है वहां पर बैक्टीरिया में फ्लोरेसेंस या रेडियोएक्टिविटी नहीं आ रही है। आ रहा समझ में? क्यों जी? समस्या किसी को कोई? अरे बता दी तो कम से कम पता नहीं चलेगा। गया हमको प्रूफ दिखाना है ना, प्रूफ दिखाना है कि गया कि नहीं गया, तो प्रूफ तो नजर आ रहा है कि बैक्टीरिया में कभी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल नहीं इनकॉर्पोरेट था, बैक्टीरिया में कहीं भी रेडियो लेवलिंग नहीं कराई थी। इस केस में ये बैक्टीरिया क्यों रेडियोएक्टिव बन गई? क्योंकि वायरस का डीएनए आया होगा। इस केस में यहां पर आया तो है, लेकिन हमने डीएनए को नहीं कराया था, तो डीएनए आया तो लेकिन दिखेगा कैसे? जिसको कराया वो दिख रहे हैं ना। यहाँ प्रोटीन का कवर था, प्रोटीन कवर चमक रहे हैं सब, समझ में आ रहा है? तो ये हर्शे-चेस का एक्सपेरिमेंट था क्लियर करने के लिए, ठीक है। अगला जो टॉपिक दिया गया है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, सिलेक्शन होना ना होना मैटर अलग है, मैं बार बार कहता हूं, सब लोग यही कहते होंगे, समझ में आ रहा है? आप जानकारी, मान लीजिए सिलेक्शन नहीं हो कोई बात नहीं है, ठीक है, नॉलेज गेन करिए, जैसे मैंने भी यही किया है, ठीक है। नॉलेज को जैसे आप खूब मेहनत करिए, नहीं होता कोई बात नहीं, आपके पास इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आप लाइफ में कहीं जाके सफल हो जाएंगे। तो नॉलेज बहुत बड़ी चीज है, समझ में आ रहा है? तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक, क्या क्या जेनेटिक मटेरियल में डीएनए और आरएनए, जनरली जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है? डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में क्या होता है? हाँ बताइए। हाँ, क्या तो न्यूक्लियोटाइड ब्रेक क्या करता है? हमने समझ लीजिए तुम क्या कह रहे हैं। ये देखिए कह रहे हैं ई कोलाई में ये डीएनए है, इसका डीएनए न्यूक्लियोटाइड नहीं बोला जाता, ध्यान रखिएगा। बैक्टीरिया का डीएनए न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड वो जगह का नाम है जो जहां डीएनए उपस्थित होता है, रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और बताइए अब वायरस अटैक करेगा तो वायरस जैसे अटैक करेगा तो केवल अपना डीएनए ही भेजेगा, भेज दिया डीएनए, ठीक है। हाँ अब ये क्या चीज टूटेगी? अरे हमारी बात हम समझा देना क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखिए ये आया डीएनए, ये डीएनए आप सोचिए कि कुछ कर पाएगा नहीं, ये इसके डीएनए के साथ जुड़ेगा, बैठ जाइए, ये बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जुड़ेगा जाकर के। पहले आपने उसका एचआईवी का पढ़ा ना, एचआईवी में आरएनए आता है, आरएनए से पहले डीएनए बनता है, देन डीएनए क्या करता है, बैक्टीरिया या होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़ेगा, तभी तो ये रेप्लिकेट करेगा। ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, इसको होस्ट सेल का सहारा लेना पड़ेगा डीएनए का। और जब ये सेल डिवाइड करेगी, जितनी बार डिवाइड करेगी उतनी बार ये क्या करेगा, डीएनए डिवाइड करेगा, ठीक है। यहां जाकर के ये डीएनए जो पहुंचा है ये होस्ट सेल के जीनोम के साथ जुड़ेगा, इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा, डीएनए से डीएनए भी बनाएगा, ठीक। और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। तो यही डीएनए दो चीज बना दिया, एक तो डीएनए से डीएनए बना दिया इसने, ठीक है, ढेर सारे डीएनए, समझ में आ रहा है। और इसी डीएनए से क्या बन गया, प्रोटीन। वायरस बनाने के लिए क्या चाहिए, दो ही चीज तो चाहिए, वायरस नए वायरस को रेडी करना तो चीज चाहिए, डीएनए चाहिए, प्रोटीन।
बहुत सारे डीएनए बन के रेडी हैं, प्रोटीन भी बन के रेडी है। ये डीएनए कहाँ चले जाएंगे? प्रोटीन के कवर के अंदर चले जाएंगे। मतलब डीएनए के चारों तरफ प्रोटीन का कवर आकर के इकट्ठा हो जाएगा और क्या बन जाएंगे? नए नए वायरस रेडी। समझ में आ रहा है ना? वायरस नया ऐसे रेडी होता है। वही डीएनए प्रोटीन भी बनाएगा, वही डीएनए भी बनाएगा। उस डीएनए के चारों तरफ प्रोटीन के कवर इकट्ठे हो जाएंगे। आ रहा समझ में? और उसके बाद यही सेल को तोड़ करके बाहर निकल जाएगा। क्या करें बताइए? जल्दी बताओ जी, कुछ कह रहे हो तो। ये सर आगे वाले पैराग्राफ से बता दीजिए। हाँ, कौन सा पैराग्राफ? ये वाली लाइन, रेडियोएक्टिव फास्फोरस सम वायरस। और ये बोल रहा कैसे हम रेडियोएक्टिव बनाएंगे। मैंने आपको समझाया, फिर से समझा। दे ग्रू सम वायरसेस ऑन ए मीडियम। हर्षेचेज ने ग्रो कराया, ठीक है, वायरस को एक ऐसे मीडियम में कंटेन द रेडियोएक्टिव फास्फोरस। कुछ वायरस को उन्होंने एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस था, और कुछ को ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें रेडियोएक्टिव सल्फर था, ठीक है। आगे बोल रहा है कि जिसको ऐसे मीडियम में ग्रो कराएंगे जिसमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस है, उसमें प्रोटीन का कवर क्या हो जाए, सॉरी डीएनए क्या हो जाएगा? रेडियो लेवल्ड। और जिस वायरस को ऐसे मीडियम में ग्रो कराएंगे जहां सल्फर 35 है, वहां प्रोटीन का कवर वायरस का क्या हो जाएगा? रेडियो लेबल्ड हो जाएगा। यही लाइन लिखी गई है। अपने आप क्या वायरस ऐसे अपने आप नहीं होता है। वायरस की अगली जनरेशन जब बनेगी ना, तो अभी सोचिए आप, हम कह रहे हैं कि ये डीएनए है, ठीक है। ये डीएनए नया वायरस कैसे बनाएगा सेल में? तो डीएनए क्या करेगा? आप सोचिए, डीएनए करेगा क्या? पहले डीएनए मल्टीप्लाई करेगा ना, ढेर सारी कॉपी डीएनए से डीएनए बनाएगा। तो नया डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए। न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरस होता है कि नहीं होता है? तो फास्फोरस कहां से लेगा? यहीं से तो लेगा कि भगवान जी बना करके न्यूक्लियोटाइड भेज देंगे इसमें? कहां से आएंगे न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड तो यहीं के रहेंगे ना, तो फास्फोरस तो यहीं से लिया जाएगा, क्योंकि बाहर मीडियम है, मीडियम से बैक्टीरिया में जाएगा, बैक्टीरिया से ये उठाएगा फास्फोरस। ऐसे तो बनेगा नया न्यूक्लियोटाइड। इकोलाई ही तो न्यूक्लियोटाइड बना के देगा उसको, वायरस को। वायरस बनाने के न्यूक्लियोटाइड कहां से आएंगे? इकोलाई बनाएगा। समझ में आया? इकोलाई कहां से लेगा? इकोलाई बाहर से लेगा फास्फोरस 32, यहां आएगा, यहां से वायरस में चला गया। समझ में आ रहा है? ऐसे होता है। तो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल अच्छा कौन सा माना जाता है? डीएनए। कुछ लाइनें लिखी गई हैं इसमें कि अगर कहा जाए आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहां होता है? आरएनए जनरली तो डीएनए होता है, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल कहां है? तो आपको सम वायरसेस में मिलेगा। सम वायरसेस, बुक में कुछ नाम लिखे गए हैं, ठीक है। क्यूबी बैक्टीरियोफाज लिखा गया है, टीएमवी टोबैको मोजेक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफाज। और भी जगह है, एचआईवी में भी होता है, लेकिन जो दो एग्जाम्पल लिखे गए हैं उनको तो ध्यान रखना है, किसी में कौन सा होता तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी मैं डीएनए आरएनए में डिफरेंस भी बताना, हमको लास्ट में बता देंगे। एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल की चार प्रॉपर्टी होती है एक बेटर जेनेटिक मटेरियल की। तो यहां पर मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड जेनेटिक मटेरियल। किसको अच्छा मानेंगे? जो इन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है? इट शुड एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका मतलब, देखिए बुक में लाइनें थोड़ा सा कठिन लिखी गई हैं। इसको ऐसे भी कह सकते थे कि जिसमें रेप्लिकेशन होता है, जो रेप्लिकेट हो सकता है वही क्या है? जेनेटिक मटेरियल माना जाएगा, क्योंकि अगली जनरेशन में जाना चाहिए ना। सोचिए, पेरेंट में अगर डीएनए रेप्लिकेट ना करे तो हमारे स्पर्म, जो हम लोग स्पर्म और ओवा से बने हैं, तो कैसे हमारे अंदर आएगा डीएनए? तो पेरेंट में जो मदर सेल होती है, टेस्टिस की जो सेल होती है, उनका डीएनए रेप्लिकेट करता ना, ठीक है। सेल डिवीजन होती है तभी तो अगली जनरेशन आती है। हमको डीएनए कहां से मिला? पेरेंट से। पेरेंट में डीएनए रेप्लिकेट किया होगा, तो उसको अपना रेप्लिका बनाना है। अपनी ट्रू कॉपी जब तक नहीं बनाएगा तो जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस केस में आप देखेंगे तो डीएनए भी ट्रू कॉपी बनाता है एंड आरएनए, दोनों फॉलो करते हैं इस प्रॉपर्टी को।
बोथ फॉलो, मतलब डीएनए में भी रेप्लिकेशन होता है और आरएनए में भी होता है। इस पॉइंट से देखा जाएगा डीएनए आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल में आते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोटीन नहीं करता है, प्रोटीन में रेप्लिकेशन नहीं होता, प्रोटीन हमेशा नया बनता है। जब प्रोटीन बनाने की बारी आती है तो डीएनए से नई प्रोटीन बनती है आरएनए के द्वारा, कभी रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो प्रोटीन नॉट रेप्लिकेट, तो प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा क्या है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। शुड केमिकली, ये चैप्टर देखिए आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जो जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है। एमएससी वगैरह करेंगे तो बहुत काम देगा ये चैप्टर, बहुत ज्यादा काम देगा, क्योंकि आपको डीएनए आरएनए आपका साथ एमएससी तक नहीं छोड़ता है, ठीक है। जो जितने भी चीजें बाकी चीजें स्केप हो जाती हैं, ये नई चीज है। ये जैसे जो अच्छी ब्रांच से अगर एमएससी करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से हुआ, बायोकेमिस्ट्री, उसमें यही सब भरा हुआ खचाखच एकदम। बायोटेक्नोलॉजी आप पढ़ेंगे ना, वही सब अच्छे से भरा है। ये चैप्टर तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये नई चीज है। बच्चों को थोड़ा कठिन लगता है कितने लोगों को कठिन लगता है ये? हाँ? नहीं लगता, नहीं, बहुत आसान है ये, बहुत आसान चैप्टर है, बड़ा है लेकिन है बहुत इजी, ठीक है। तो इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए। देखिए जो चीज स्टेबल होगी वही जेनेटिक मटेरियल मानी जाएगी, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए दोनों का मतलब क्या है। केमिकली का मतलब कि किसी भी केमिकल से वो इफेक्ट ना हो, खराब ना हो, केमिकल से किसी भी, क्योंकि इस पॉइंट से देखेंगे तो डीएनए आरएनए अच्छा नहीं होता, आरएनए में स्टेबिलिटी नहीं है। आरएनए तुरंत रिएक्शन, कोई केमिकल मिल गया तुरंत रिएक्शन शो कर देता है, लेस स्टेबल है। डीएनए रिएक्शन नहीं करता, डीएनए मोर स्टेबल है। तो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंट अगेंस्ट केमिकल। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट केमिकल के खिलाफ में रेजिस्टेंस पावर होनी चाहिए, किसी केमिकल का उसके ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रक्चरली स्टेबल का मतलब होता है कि उसकी स्ट्रक्चर भी नहीं बिगड़नी चाहिए। जैसे टेम्परेचर अगर दे दिया जाए तो जेनेटिक मटेरियल खराब नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर देने पर जेनेटिक मटेरियल स्टेबल रहना चाहिए। स्ट्रक्चरली का मतलब उसकी स्ट्रक्चर बिगड़नी नहीं चाहिए। तो स्ट्रक्चरली स्टेबल अगेंस्ट लिखेंगे, ये किसके अगेंस्ट की बात कर रहा है, ये टेम्परेचर की बात कर रहा है। जैसे ग्रिफिथ वाले में जब हीट किल्ड, बैक्टीरिया को हीट से किल्ड करा दिया गया था, तो क्या उसका डीएनए पूरा खराब हो गया था? अगर पूरा खराब हो जाता तो ट्रांसफर कैसे होता? फिर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड केवल खुले थे, बस थोड़ा सा मतलब डीएनए में स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। ये लाइन भी लिखा गया है, पढ़ लीजिए कहीं, उसी में ग्रिफिथ वाला केस बताया गया है, ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा इस लाइन को और थोड़ा सा एक्सप्लेन, क्योंकि आगे ये पैराग्राफ में इसी लाइनों को एक्सप्लेन किया गया है। आगे ये दो पैराग्राफ बनाए गए हैं, उसमें इस लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ समझ लीजिए कि मैं अगला इसी में लिखिएगा कि डीएनए मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन आरएनए, और रीजन क्या है उसका देख लीजिए, ठीक है। इसी लाइन का ही एक्सप्लेनेशन है ये, कई पॉइंट। हाँ अरे ठीक है, तो बताइए जो स्टेबल होगा वही तो स्टोर करेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए भी स्टोर करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए भी स्टोर करता है, लेकिन आरएनए स्टेबिलिटी नहीं है, डीएनए में अच्छी खासी स्टेबिलिटी है। तो जो इसके अंदर स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, वही इंफॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर कर पाएगा। पता लगा आप हैं, हमने आपसे कुछ कह दिया कि आप इस बात को किसी को नहीं बताइएगा, ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया स्टोरेज वाले हैं, आप किसी को नहीं बता रहे हैं, ठीक है, आप स्टेबल माने जाएंगे। लेकिन आप जाके बक दिए किसी को, तो क्या आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रह गई? तो आरएनए वही होता है, आरएनए के साथ में, समझ में आया? इसीलिए वो स्टोरेज नहीं कर पाता इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसका खुद का भरोसा नहीं है, वो कब अनस्टेबल हो जाए, कब रिएक्शन शो कर दे। समझ में आ रहा है? तो डीएनए मोर स्टेबल है देन आरएनए से। पहला रीजन क्या है कि डीएनए में क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है।
डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, सिंगल वाला कम होती है। और दूसरी चीज क्या है कि डबल स्ट्रैंड में अगली चीज देखिएगा, डीएनए में चूंकि डबल स्ट्रैंड होने की वजह से, यही मैं लिख दे रहा हूं, होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं होती है बिटवीन बेसेस के बीच में। एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करेगा ग्वानिन साइटोसिन, आरएनए में कोई बेस पेयरिंग होती नहीं है। तो जब बेस पेयरिंग नहीं है तो बेस क्या रहेंगे? अकेले अकेले रहेंगे। दो लोग हैं मजबूत हैं, सिंगल है मजबूत नहीं है। जैसे आरएनए जब बनता है तो आरएनए में ए हो गया, जी हो गया, यू हो गया, सी, ए, ये है। और जब डीएनए बनता है तो ए के सामने क्या आएगा? टी, जी के सामने सी आएगा। ऐसे बनता है ना सभी। कौन ज्यादा मजबूत है? ये, क्योंकि ये बॉन्ड बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब सिंगल वाले हैं, ये आसानी से रिएक्ट कर जाएंगे, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, मजबूत है। अगली चीज क्या है? बेस स्टैकिंग। जब आप वाटसन क्रिक का मॉडल पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है वाटसन क्रिक के मॉडल में। बेस स्टैकिंग कोई जानता है क्या होता है? बेस स्टैकिंग क्या होती है उसी बुक में लिखा हुआ है। वाटसन क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल में सबसे लास्ट की लाइन लिखी गई है बेस स्टैकिंग। सबसे लास्ट की लाइन जहां वाटसन क्रिक का मॉडल दिया हुआ, ये नहीं, पीछे पेज पर आइए, नई वाली बुक में पेज नंबर ये है, इस डायग्राम के नीचे आइए, इस डायग्राम के बगल में ये लाइन पढ़िए। मिला आपको? बेस स्टैकिंग बताया गया उसमें क्या होता है। जैसे सिक्के होते हैं, जानते हैं? ध्यान सुन लीजिए। डीएनए कैसा होता है? सीढ़ी के तरीके से हेलिकल होता है ना, ऐसे। तो हेलिकल होता है, जैसे आपने सीढ़ी बताया था मैंने, जब सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं ऐसे, जो चढ़ने वाले पायदान लगे हैं, ठीक है। तो डीएनए में ये ए हो गया, ये टी हो गया, ये जी हो गया, ये सी, ए टी जी सी, ये लगा होता है। तो जैसे ए टी लगा है, इसी के जस्ट ऊपर क्या होता है? अगला बेस पेयर, उसी के ऊपर अगला बेस पेयर। जितने बेस पेयर हैं और सब एक के ऊपर एक नजर आते हैं। आपको ये जो नजर आ रहा है ना, ए टी जी सी, इनके बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है ही है, देख रहे हैं? इनके बीच में क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन ये एक सिंगल बेस पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। एक बेस पेयर, दूसरा, जैसे एक बेस पेयर ये हो गया एटी और एक क्या हो गया? जीसी। इनके दोनों के बीच में भी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। दोनों के बीच में, एटी और जीसी, इन दोनों के बीच में होता है। वो कौन सा है? वंडरबल फोर्स होते हैं, आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है, वीक फोर्स होते हैं थोड़ा सा। तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ये देखिए बहुत मजबूती से बंधा है। जितने बेस पेयर हैं आपस में बंधे हैं और ऊपर नीचे भी बंधा है, आपस में भी बंधे हैं और ऊपर नीचे भी बंधे हुए हैं। फोर्स से हिल नहीं सकते हैं ज्यादा, इसलिए मजबूती है। तो दूसरा क्या है? बेस स्टैकिंग होती है। स्टैकिंग बिटवीन किसके बीच में? बेस पेयर लिखेंगे, बेस पेयर्स के बीच में। और यहां लिखिएगा वो कौन सा फोर्स होता है? वान डर वाल फोर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो डबल स्टैंड होने की वजह से स्टेबिलिटी है। दूसरा क्या है? डीएनए में 2 प्राइम एंड OH एब्सेंट होता है, जबकि आरएनए में 2 प्राइम पर OH होता है, सॉरी H होता है। यहां OH है, वहां पर 2 नंबर कार्बन पर क्या है? शुगर जो होती है आरएनए में, समझ रहे हैं ना? न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम माइंड में लेके आइए। न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होती है उसमें आरएनए में 2 नंबर कार्बन कहां होगा? ये देखिए यहां पर, ये 3 पर तो OH होता ही है, 2 नंबर कार्बन पर डीएनए में OH नहीं होता है, आरएनए में OH है। तो 2 प्राइम एंड OH एब्सेंट होता है डीएनए में, शुगर में। कहां पर? एन शुगर, जिसकी वजह से ये रिएक्टिव नहीं होता है, क्योंकि ये OH रिएक्टिव है, यही रिएक्शन कराता है। आरएनए में OH होता है, जिस वजह से क्या है? आरएनए ज्यादा रिएक्टिविटी करता है केमिकल्स के लिए, यहां OH होता नहीं है, ठीक। तो यहीं पर इसको लिख लीजिएगा। अच्छा, अभी आगे बताता हूं। तीसरा केस और कोई बताएंगे? और डीएनए में क्या चीज ऐसी है? डीएनए में थायमिन होता है यूरेसिल के प्लेस पर, और थायमिन ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू द यूरेसिल, ठीक है। तो थायमीन इन प्लेस ऑफ यूरेसिल,
और यही थायमीन क्या है, ये मोर स्टेबल होता है, तो इसलिए डीएनए क्या है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल को ही क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं। और चौथा है कि डीएनए में म्यूटेशन जो है बहुत स्लो होता है। म्यूटेशन रेट क्या है, वेरी स्लो। म्यूटेशन जानते ही हैं, आरएनए में म्यूटेशन फास्ट होता है क्योंकि म्यूटेशन डीएनए में रिपेयर होता है। रिपेयर समझते हैं ना, जैसे जब डीएनए से डीएनए बन रहा होता है रेप्लिकेशन, तो अगर कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो जो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है उस रिपेयर को, उस मिस्टेक को सही कर देता है। रिपेयर के चांस बहुत कम बचते हैं, सॉरी म्यूटेशन के चांस कम होते हैं। लेकिन आरएनए से जब आरएनए बनता है तो म्यूटेशन के चांस बढ़ जाते हैं, ज्यादा म्यूटेशन आरएनए में होता है। समझ में आया? ये तो हो गया डीएनए की स्टेबिलिटी क्यों है। अब एक चीज और नोट कर लीजिएगा, और लिखा गया है कि आरएनए जो है वो इज लेस स्टेबल। आपको समझ में आया होगा आरएनए क्या है, लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है? पहला है 2' एंड OH प्रेजेंट होता है, 2 नंबर पर OH है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या है, इसकी कम है। तो जो कम स्टेबल होता है वो मोर लायबल समझते हैं, मोर रिएक्टिव। एक लाइन इसमें पढ़िए, हाँ कहाँ मिला आपको, मैं बता रहा हूं। आरएनए लायबल एंड इजीली डिग्रेडेबल लिखा ना, लायबल का मतलब होता है मोर रिएक्टिव। ठीक है, इस लाइन को समझ लिए। 2' एंड OH होने की वजह से आरएनए क्या है, मोर लायबल है। और लायबल का मतलब लिखिएगा रिएक्टिव होता है। जो चीज ज्यादा रिएक्टिव होती है उसकी स्टेबिलिटी भी तो कम होती है। ज्यादा रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए क्या है, मोर लायबल है या मोर रिएक्टिव है, एंड लेस स्टेबल बोलते हैं। इसीलिए वो स्टेबल क्या होता है, कम। तो ये 2' एंड OH की वजह से आरएनए लेस स्टेबल माना जाता है। ठीक है, एक तो आरएनए के बारे में ये समझ गए। दूसरा आरएनए के बारे में समझिए कि आरएनए में इवोल्यूशन फास्ट होता है। अगर कहा जाए कि डीएनए में ज्यादा इवोल्यूशन है कि आरएनए में है, आरएनए जिसमें म्यूटेशन ज्यादा उसमें इवोल्यूशन ज्यादा। ठीक है, ये तीसरा लाइन, इसमें तीसरी लाइन जो लिखी गई है प्रॉपर्टीज में, उसमें लाइन पढ़िए कौन सी लिखी है उन्होंने, 3rd लाइन। 4 प्रॉपर्टीज बताई है ना। इसको, इस लाइन को मैं अलग से बताने जा रहा हूं। ठीक है, तीसरी लाइन अब आ जाइए, 2 लाइन कंप्लीट हो गया है। तीसरी प्रॉपर्टी, इट शुड एबल टू स्लो चेंजेस। जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग भी होनी चाहिए। अगर चेंजिंग नहीं है तो विकास नहीं होगा। स्लो चेंजेस होना चाहिए, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी म्यूटेशन की वजह से क्या होता, फायदा क्या मिलेगा, इवोल्यूशन होगा। फायदा क्या मिलेगा कि इवोल्यूशन होगा। तो एक खासियत ये भी है जेनेटिक मटेरियल की, उसमें म्यूटेशन होना चाहिए, इस वजह से इवोल्यूशन होता है। अब कंपेयर करिए, देखिए प्रोटीन तो किनारे हो गया। अब तक पहली प्रॉपर्टीज में क्या था, रेप्लिकेशन में, कि प्रोटीन किनारे हो गया, प्रोटीन रेप्लिकेट नहीं करते हैं। ठीक है, डीएनए करेगा, आरएनए करेगा। दूसरी प्रॉपर्टीज में आप आइए, मैंने नहीं लिखाया है, मैंने स्टेबिलिटी बताई थी। तो डीएनए ज्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है। प्रोटीन के बारे में क्या कहेंगे, प्रोटीन अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल है। प्रोटीन जैसी टेम्परेचर दे दीजिए तुरंत क्या है, वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। प्रोटीन की स्टेबिलिटी नहीं होती है। इस पॉइंट से देखेंगे तो प्रोटीन में म्यूटेशन होगा या नहीं होगा, सोच के बताइए। प्रोटीन में म्यूटेशन होगा कि नहीं होगा, हाँ बताइए कैसे होगा। प्रोटीन में म्यूटेशन कैसे होगा, अरे भाई रेप्लिकेट करेगा तभी तो म्यूटेशन होगा। जब 2 कॉपी नहीं बना रहा है तो जब 2 कॉपी बनती है तो रेप्लिकेशन के टाइम पर कोई मिस्टेक हो गया तो मिस्टेक अगली में चली जाती है। जब ये रेप्लिकेट ही नहीं करते हैं प्रोटीन तो मिस्टेक कहां जाएगा, एरर नहीं होता है, वो तो नया बनता है हमेशा ना। समझ में आया, खुद रेप्लिकेट नहीं करते हैं।
ठीक, तो यहाँ पर इस पॉइंट से देखेंगे तो प्रोटीन भी क्या है, उसमें कोई म्यूटेशन नहीं होता है, केवल डीएनए आरएनए में होता है। तो आरएनए में म्यूटेशन फास्ट है, आरएनए में क्या है, म्यूटेशन फास्ट होता है, ठीक है। और डीएनए में क्या है, इन कंपैरिजन टू द डीएनए, इन कंपेयर टू डीएनए। अगर इस पॉइंट से आप देखेंगे तो आरएनए बेटर है, इस पॉइंट से देखेंगे। पहले वाले पॉइंट में डीएनए और आरएनए दोनों सेम, डीएनए भी रेप्लिकेशन करता है, आरएनए भी करता है। दूसरे पॉइंट में डीएनए आगे निकल जाता है, क्यों, क्योंकि डीएनए में क्या है, स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तीसरे पॉइंट से आरएनए बेटर है, क्योंकि आरएनए में म्यूटेशन होता है, ठीक है, आरएनए में क्या है, म्यूटेशन होता है। समझ में आया। और चौथा प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ठीक है। अरे जब म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, जब म्यूटेशन होगा तो वेरिएशन आएगा। जैसे सबसे पहला आगे बताएंगे जेनेटिक मटेरियल आरएनए था, डीएनए बाद में बना है, ठीक है। इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। अच्छा, मेंडेलियन कैरेक्टर होता क्या है, कोई बताएगा मेंडेलियन कैरेक्टर क्या है? आपने 7 जोड़ी कैरेक्टर पढ़ रखे हैं, वो कैरेक्टर क्यों आते हैं भाई? टॉल बन गया, डॉर्फ बन गया, राउंड रिंकल, ये सब कैरेक्टर क्यों आया? प्रोटीन बनने की वजह से। जैसे प्रोटीन बनेगी वैसा कैरेक्टर आता है। हमारी बॉडी में जितने लक्षण है वो सब प्रोटीन के कारण है। तो मैं ये लिख रहा है कि जेनेटिक मटेरियल को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। एक्सप्रेस किसके रूप में? मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडेलियन कैरेक्टर का मतलब समझिए प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक है। मतलब जेनेटिक मटेरियल को प्रोटीन के रूप में एक्सप्रेस होना पड़ेगा। अगर कोई मटेरियल एक्सप्रेस नहीं हो रहा है तो वो जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जाता है। अब आरएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है, डीएनए भी करता है। आरएनए से भी प्रोटीन बनती है और डीएनए दोनों से बनते हैं। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि जेनेटिक, मैं लिख दे रहा हूं, जेनेटिक मटेरियल से क्या बनना चाहिए, उससे बनना चाहिए प्रोटीन। अगर बन रहा है तो वो एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट में तो आरएनए जो है वो डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन, लाइन लिखी हुई, ये पढ़ लीजिए। आरएनए आता भी है, आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन। आरएनए जो है प्रोटीन का डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है, लेकिन बट यहां लिखेंगे बट डीएनए से अगर प्रोटीन बनानी है तो पहले डीएनए से आरएनए बनाना पड़ेगा तब। तो बट डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा, और आरएनए से तब क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगी, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि प्रोटीन की जो मशीनरी है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो मशीनरी, समझ रहे हैं, मशीनरी का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है, इसका जो पूरा मैकेनिज्म है कि कैसे प्रोटीन बनती है, ये सब आरएनए के चारों तरफ घूमती रहती है, क्योंकि बिग बॉस इसमें कौन है, आरएनए ही है। सोचिए अगर डीएनए से आरएनए नहीं बना तो क्या प्रोटीन बन सकती है? नहीं बन सकती ना। आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है। इसका मतलब प्रोटीन मशीनरी में मेन कौन है, आरएनए ही है। तो एक लाइन लिखा गया है कि ऑल प्रोटीन मशीनरी, ऑल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने वाली जो मशीनरी है, मशीनरी, वो इवॉल्व, क्या लिखा है, इवॉल्व, कोई और वर्ड लिखा है, इवॉल्व लिखा ना, हाँ, इवॉल्व अराउंड आरएनए। वो सब आरएनए से ही इवॉल्व हुई है। मतलब आरएनए के इर्द गिर्द सब घूमते रहते हैं। समझ में आया? मेन आरएनए ही होता है। ये कुछ लाइनें हैं जो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान भी रखिएगा इसको। तो अब सब फाइनल कंक्लूजन दिया है। कुछ चीजों में डीएनए बेटर है, कुछ चीजों में आरएनए बेटर है। अगर प्रोटीन पॉइंट से देखेंगे तो आरएनए बेटर है, डायरेक्ट कोड कर सकता है। तब अच्छा कौन सा माना गया, डीएनए, क्योंकि मेन क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी। अरे ठीक है, ये सब तो बात की चीजें, अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो म्यूटेशन होके क्या करेगा,
बहुत बढ़िया म्यूटेशन कर रहा है, कोई बात नहीं, स्टेबिलिटी नहीं है तो सब बेकार है ना। तो पहली चीज तो स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, ठीक है। तो यहां लिखा गया है कंक्लूजन में, देखिए कंक्लूजन इन्होंने लिखा है प्रॉपर्टीज में कि अगर स्टोरेज की आप बात करेंगे, स्टोरेज का पॉइंट रेफरेंस लेंगे तो डीएनए बेटर है। और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर मतलब डीएनए से क्या बनाना है, कौन सी प्रोटीन बनानी है, तो आरएनए डायरेक्ट बना सकता है ना, और डीएनए को डिपेंड होना पड़ेगा आरएनए पर। तो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स कहिए या ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसका ट्रांसफर जब होता है तब बनता है प्रोटीन। एक्सप्रेशन का मतलब भी वही होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर एक्सप्रेस किस रूप में होते हैं, प्रोटीन। इस पॉइंट से देखेंगे तो क्या है इसमें, आरएनए बेटर है, ठीक है, समझ में आया। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन भी आता है, याद कर लीजिए, जेनेटिक्स से आएगा और मॉलिक्यूलर, बहुत क्वेश्चन आता है इन दोनों चैप्टरों से। अगर बायोटेक्नोलॉजी का मात्र 2 चैप्टर है, लेकिन 2 चैप्टर अपने आप में स्कोरिंग है, वो 2 चैप्टर अपने आप में स्कोरिंग है, हाँ ज्यादा आता है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, और इसके बाद दिया हुआ है क्या चीज है, हाँ कुछ कोई क्वेश्चन पूछा हो तो बताइए, कहीं कुछ तिरछा मिर्चा पूछा गया है कहीं? सर जो केमिकली डिफरेंस होता है तो ट्रांसफर क्या कह रहे हैं? इधर सर जो क्वेश्चन कैन यू रिकॉल द केमिकली डिफरेंस बिटवीन हाँ, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस समझ ले, ऐसे में बोल देता हूँ, डीएनए डबल स्ट्रैंड, आरएनए सिंगल। जनरली डबल स्ट्रैंड होता है, हमेशा नहीं कहेंगे, क्योंकि एक जगह डीएनए सिंगल स्ट्रैंड, आरएनए जनरली सिंगल स्ट्रैंड एक्सेप्ट द रियो वायरस। डीएनए में 2 प्राइम एंड OH नहीं होता है, शुगर पर आरएनए में होता है। डीएनए में म्यूटेशन स्लो है, आरएनए म्यूटेशन फास्ट होता है। डीएनए लेस स्टेबल है, आरएनए सॉरी डीएनए मोर स्टेबल, आरएनए लेस स्टेबल होता है, ठीक है। डीएनए जो है प्रोटीन डायरेक्ट नहीं बना पाएगा, आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बना, ये सब हो गया ना डिफरेंस, समझ में आया। और डीएनए में बेस पेयरिंग होती है, आरएनए में बेस पेयरिंग नहीं होती है, बेस पेयरिंग भी जाने रखिए। तो ये हो गया। आरएनए वर्ल्ड एक टॉपिक देखिए, हाँ आरएनए वर्ल्ड, आरएनए का संसार, आरएनए का साम्राज्य। आरएनए वर्ल्ड का मतलब क्या है, आरएनए का संसार हो गया। पहले जेनेटिक जब इवोल्यूशन हुआ था, टूट तो नहीं गया, फ्लिप कवर, जब फ्लिप कवर लगा रहता है ना तो बचा लेता है मोबाइल को, और फ्लिप कवर जो है जैसे हेलमेट पे लगा के बात करिए तो सही नहीं रहता थोड़ा सा, हाँ ना, यही मोबाइल विदाउट फ्लिप कवर वाला ही सही रहता है, लेकिन वो टूटने के चांस होते हैं। देखिए आरएनए वर्ड जब इवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, इसके बारे में पहले थोड़ा सा एक लाइन लिख लीजिए, इट इज हाइपोथेटिकल, hypothesis in which जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो बोलते हैं सबसे पहले जो सेल बनी थी उसमें जेनेटिक मटेरियल क्या आया होगा, आरएनए आया होगा। ये एक हाइपोथेसिस है। सबसे पहले संसार किसका था, मतलब सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल माना जाता है आरएनए। किसी ने देखा तो नहीं है, इसलिए हाइपोथेटिकल हाइपोथेसिस है ये,
किसी ने नहीं देखा। पहले लोग मानते हैं कि ऐसा कि जेनेटिक मटेरियल पहले क्या रहा होगा, आरएनए रहा होगा। ठीक है, क्या ऐसी खास बात थी कि जेनेटिक मटेरियल को आरएनए ही माना गया, डीएनए को क्यों नहीं माना गया था? ठीक है, आरएनए के अंदर क्या ऐसा खास था? मतलब जैसे डीएनए तो बाद में बना है, ठीक है, आरएनए से क्या बना है डीएनए, लेकिन आरएनए में क्या ऐसा था कि वो सारा काम उस समय हो जा रहा था, सारा काम इवोल्यूशन हो रहा था आसानी से। आरएनए में क्या ऐसी खास बात थी वो समझना है। समझ में आया? यहां लिख लीजिएगा, आरएनए इवॉल्व, सॉरी डीएनए इवॉल्व, पहले लिखेंगे आरएनए वाज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, और डीएनए इवॉल्व हुआ है आरएनए से, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए। सोचिए अगर आरएनए में म्यूटेशन ना हुआ होता तो क्या डीएनए बन जाता? नहीं बनता। आरएनए में म्यूटेशन होता था, इसी वजह से क्या हुआ, डीएनए से डेवलप हुआ। समझ में आया? लिखेंगे थ्रू म्यूटेशन, म्यूटेशन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए आरएनए वर्ल्ड क्या एक हाइपोथेसिस है जिसमें क्या बताया जाता है कि आरएनए जो था वो क्या था, डोमिनेंट। अब आरएनए बेटा, ऐसे ना करो, आरएनए में क्या खास बात थी? ठीक है, आरएनए में ऐसा क्या था? तो आरएनए में रेप्लिकेशन होता था, रेप्लिकेशन। ठीक है, जीवन को चलाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन किसी तरीके से बन जाए, बस बात खत्म। ठीक है, प्रोटीन बन जा रही थी, आरएनए में रेप्लिकेशन होता था, और क्या है, आरएनए बिहेव लाइक, क्योंकि देखिए सेल है, सेल में अगर मेटाबॉलिज्म चल रही है तो कोई समस्या नहीं है। मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए क्या चाहिए? मेटाबॉलिज्म समझते हैं, रिएक्शंस, एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम आरएनए से, कुछ आरएनए एंजाइम की तरह काम ही करते थे, कुछ आरएनए ऐसे थे जो कैटलिस्ट की तरह काम करते थे। एंजाइम क्या होता है? कैटलिस्ट है ना। तो सम आरएनए बिहेव लाइक द कैटलिस्ट, जिससे उसको बोलते हैं राइबोजाइम। तो उस समय जो आरएनए था वो सारा काम कर देता था, वो रेप्लिकेशन भी करा देता था, वो प्रोटीन का भी काम कर देता था, प्रोटीन बनाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, वो कैटलिस्ट की तरीके से भी काम कर देता था। तो आरएनए रेप्लिकेशन भी कराता था और आरएनए बिहेव लाइक द कैटलिस्ट, बिहेव लाइक कैटलिस्ट, कैटलिस्ट, और इसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। जो आरएनए कैटलिस्ट का मतलब यहां पर है एंजाइम से, आरएनए एंजाइम की तरह भी काम करता था। जो आरएनए एंजाइम की तरह काम करता है उसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। तो इसीलिए आरएनए जो है पहला जेनेटिक मटेरियल जो था वो उस समय काफी डोमिनेंट था। और फिर धीरे धीरे आरएनए, चूंकि आरएनए जानते हैं स्टेबिलिटी होती नहीं है, ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, एवोल्यूशन फास्ट करता है, तो एवोल्यूशन के दौरान इससे क्या बन गया, डीएनए। क्यों बन गया? क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। आखिर डीएनए ने आरएनए की जगह क्यों ले ली? डीएनए ने आरएनए का स्थान क्यों ले लिया? जब उसका साम्राज्य इतना बड़ा था और वो सारा काम भी कर देता था, तो डीएनए को क्या जरूरत पड़ी थी उसका जो है हथियाने की जगह? क्योंकि इसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो डीएनए ने उसकी जगह ले ली। ठीक है, क्योंकि डीएनए मोर स्टेबिलिटी भी तो चाहिए। मेन चीज क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए उसके अंदर स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी इसके अंदर थी नहीं। ठीक है, तो इसमें और ज्यादा नहीं लिखा गया, पढ़ लीजिएगा। इसमें एक दो लाइन और लिखी है, पढ़ दे रहा हूं। आरएनए वाज, सेकंड पैराग्राफ पढ़ लीजिए। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, लिखा देयर इज नाउ एनफ एविडेंस टू सजेस्ट दिस, कुछ एविडेंस हैं जो ये बताते हैं दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, मतलब कुछ एविडेंस ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि जीवन के कुछ महत्वपूर्ण प्रोसेस, एसेंशियल लाइफ प्रोसेस का मतलब जरूरी जीवन प्रोसेस, सच एज द मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग, इवॉल्व अराउंड आरएनए, ये सब आरएनए से इवॉल्व हुआ है। मतलब स्प्लाइसिंग आरएनए करा देता है, आप पढ़ेंगे ना, जो मैसेंजर आरएनए कट करता है ना वो स्प्लाइसिंग आरएनए से होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन भी करा देता है आरएनए। आरएनए से ट्रांसलेशन किससे होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है आरएनए से प्रोटीन का बनना, और रेप्लिकेशन मेटाबॉलिज्म चलाता ही है। ठीक है,
इवॉल्व, आरएनए यूज्ड टू एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज द कैटलिस्ट। एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा इस लाइन को, ये स्टेटमेंट में आ सकता है कि आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता है और साथ में वो कैटलिस्ट का भी काम करता है, जबकि डीएनए कभी कैटलिस्ट का काम नहीं करता है। डीएनए केवल जेनेटिक मटेरियल है, वो कभी एंजाइम की तरह बिहेव नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये कैटलिस्ट के तरीके से उसको अंडरलाइन हाईलाइट करके नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन इन द लिविंग सिस्टम दैट आर कैटलाइज्ड बाय द आरएनए। हमारी बॉडी में बता सकते हैं कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आरएनए से कैटलाइज होती हैं, आरएनए उनको चलाता है उन रिएक्शंस को। हाँ, जब आप पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में आरएनए का रोल है, एंजाइम की तरह आरएनए काम करता है। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि यूकैरियोटिक सेल में कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है हमारी बॉडी में जो क्या है, जिनको आरएनए कैटेलाइज कराता है। कैटेलाइज का मतलब वहां पर वो एंजाइम की तरह से काम करता है। समझ में आया? ठीक है। एंड नॉट बाय द प्रोटीन एंजाइम, मतलब वो रिएक्शन प्रोटीन वाले एंजाइम से नहीं चलती है, वो किस एंजाइम से चलती है? देखिए एंजाइम भी दो तरीके के हैं, ज्यादातर एंजाइम कौन से वाले हैं? प्रोटीन वाले। प्रोटीन नेचर के कुछ एंजाइम क्या हैं? आरएनए होते हैं। मतलब अगर आरएनए एंजाइम का काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? राइबोजाइम। तो हमारी बॉडी में ज्यादातर रिएक्शन जो चलती हैं वो प्रोटीन वाले एंजाइम से चलती हैं, लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो आरएनए वाले एंजाइम से चलती हैं, जहां आरएनए खुद एंजाइम का काम करता है। तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, ठीक है। Therefore, DNA has evolved from the RNA with chemical modification. DNA RNA से बना है। सोचिए कैसे बना होगा? कुछ केमिकल चेंज हुआ होगा आरएनए में, कुछ बदलाव हुए होंगे। वो बदलाव कैसे होंगे? केमिकल होंगे ना, क्योंकि उसके अंदर स्टेबिलिटी कम है, OH ग्रुप है, तो उसने कहीं रिएक्शन किया होगा, कुछ चेंज हुआ होगा केमिकल, तो क्या बन गया होगा उससे? डीएनए। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि केमिकल मॉडिफिकेशंस के बाद में डीएनए आरएनए से क्या बना? डीएनए बना होगा, ठीक है। डीएनए बीइंग डबल स्टैंडर्ड हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री रजिस्ट द चेंजेस। ये तो मैंने बता दिया है कि डीएनए में चेंज क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो रजिस्ट करता है चेंजेस को, बदलाव को, क्योंकि डबल स्टैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक के सामने टी आता है, ठीक है। ये हो गया, तो यहां तक ये आपको समझ में आ गया। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? रेप्लिकेशन, ठीक है। थोड़ा समझ लीजिए। हाँ देखिए, अब है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन बताइए हमारी बॉडी में किस फेज में होता है? एस फेज ऑफ सेल साइकिल, पता है सबको ना? ये होता है NS फेज। उसमें थोड़ा सा और डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? नेचर कैसी है इसकी? तो नेचर जो है, प्रकृति, वो है एज सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव जानते हैं? आधा अपना, आधा नया, आधा पुराना, आधा नया आधा पुराना। कोई चीज होती है फुल्ली कंजर्वेटिव का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये डीएनए है, ठीक है, ये नया डीएनए बना, तो अगर सोचिए ये पेरेंट से दोनों, ये वाला स्ट्रैंड, ये वाला, दोनों स्ट्रैंड कॉपी होकर के यहां आ जाएं। सोचिए पेरेंट में कितने स्ट्रैंड होते हैं डीएनए में? 2 स्ट्रैंड होते हैं। अगर ये वाला भी कॉपी होकर नया बना दे, इसकी कॉपी ये हो गई, तो आप कहेंगे फुल्ली कंजर्वेटिव है। एकदम पेरेंट डीएनए का 2 कॉपी है, पेरेंट डीएनए की 2 कॉपी, मतलब ये वाला डीएनए भी कॉपी हुआ, ये फुल्ली, ठीक है। कुछ नया नहीं बना, कुछ नया बना ही नहीं है, एकदम पेरेंट की ही है। लेकिन अगर सोचिए डीएनए है, इस डीएनए में क्या है? एक स्ट्रैंड ये है, ए है, और ये बी है, ये ए हुआ और ये बी, ए और बी पुराने वाले स्ट्रैंड हैं, और ए डैश क्या बना? बी डैश, ये नए वाले बन गए। होता भी तो यही है, डीएनए रेप्लिकेशन होता तो एक स्ट्रैंड, जब डॉटर डीएनए बनते, डीएनए से 2 डीएनए बना, तो दोनों में क्या है? एक से क्या बना? 2, तो दोनों में एक स्ट्रैंड पुराना रहेगा पेरेंट वाला, एक स्ट्रैंड नया बनता है। यही होता है हाफ कंजर्वेशन, ठीक है। एक आधा कंजर्व है, आधा सुरक्षित है, आधा नया आ गया, तो सेमी कंजर्वेटिव। किसने दिया था सेमी कंजर्वेटिव मोड? यहां लिख लीजिएगा, हाफ पेरेंटल
एंड हाफ क्या होता है, न्यूली सिंथेसाइज, हाफ नया बनता है, इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। वाटसन एंड क्रिक ने दिया था ये मॉडल, ठीक है, बाय वाटसन क्रिक। अब 2-3 लाइन इस वाटसन क्रिक का स्टेटमेंट दिया है, उसको ऐसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कुछ वो नहीं है, उनका कथन दिया गया है, उन्होंने जो लाइन एग्जैक्ट बोली थी वो लिखी गई है इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव। तो यहाँ इसका हाँ क्या लिखा है, वो मिचेल्सन एंड स्टॉल है, फ्रैंकलिन कहाँ गए बताइए, कहाँ लिखा है, नहीं फ्रैंकलिन, हाँ तो मिचेल्सन स्टॉल में लास्ट वाला नाम पढ़ा जाता है, सर नेम, आगे वाला नाम ध्यान नहीं रखते हैं, पीछे जो ना देखिए लिखा है मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, तो आप पढ़ेंगे मिचेल्सन एंड स्टॉल, सर नेम दोनों का। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसका, ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का था बाय मिचेल्सन एंड स्टॉल, ठीक, 1958 में था, 1958 में, सन भी ध्यान रखिएगा। क्या लिया था इन्होंने लिया था ई कोलाई, ठीक है, इन्होंने यूज किया था मटेरियल था ई कोलाई, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने ये ई कोलाई में दिया था, बाद में कुछ प्लांट में भी एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ ह्यूमन की सेल में भी। पिछला पैराग्राफ की लाइन पढ़ लीजिए, शुरुआत में लिखा गया है कि इस एक्सपेरिमेंट को पहले कहाँ किया गया, ई कोलाई में, ठीक है, ई कोलाई में, देन कहाँ किया गया, देन इन प्लांट एंड ह्यूमन सेल में भी किया गया, इस एक्सपेरिमेंट को करके दिखाया गया। तो यहाँ ई कोलाई का सहारा लिया गया। अब जैसे हर्षेचेस थे वैसे ये कराएंगे काम थोड़ा सा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एशर्सिया कोलाई बैक्टीरिया लिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है, ये है बैक्टीरिया, इसके अंदर ये डीएनए है, डीएनए में ये डीएनए हो गया, ठीक, डीएनए में, अच्छा, इसको एक ऐसे मीडियम में ग्रो कराया जिसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, NH4Cl। ये बताइए डीएनए में नाइट्रोजन होगा कि नहीं होगा, डीएनए में नाइट्रोजन होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, नाइट्रोजन बेस जो होंगे ना, एडेनिन सब में नाइट्रोजन है कि नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है। कौन सा नाइट्रोजन है, 14 वाला नॉर्मल नाइट्रोजन। इस जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं नॉर्मल, उनके अंदर डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन रहता है, 14। अब नाइट्रोजन डीएनए में है, और भी जगह होगा ना, क्योंकि सेल है तो सेल में तो पता नहीं कितनी जगह पर नाइट्रोजन होगा, जितने भी एंजाइम होंगे सब में नाइट्रोजन होगी नहीं होगी। अरे एंजाइम किससे बनता है, अमीनो एसिड से, तो अमीनो एसिड में नाइट्रोजन होती है ना, तो नाइट्रोजन बहुत सारी जगहों पर, लेकिन दिखा कहाँ रहे हैं हम समझने के लिए, हम बता रहे हैं कि डीएनए में नाइट्रोजन होगी साधारण वाली, 14 वाली, ठीक है। हमको इन्होंने किया क्या, इसको 15 वाले में कन्वर्ट करेंगे, हैवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन, रेडियोएक्टिव नहीं लिखा गया है, रेडियोएक्टिव नहीं, हैवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन में इसको कन्वर्ट कराया जाएगा। अब कैसे, वही सेम कहानी, इसको ग्रो कराएंगे, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता है, इस बैक्टीरिया में इनमें कुछ नहीं चेंज होगा। अगली जो इसकी पीढ़ी आएगी उसमें क्या है, नाइट्रोजन 15 वाला लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा, इनको, इन बैक्टीरिया को एक ऐसे मीडियम में, ये मीडियम है, इस मीडियम में ग्रो कराना पड़ेगा। ग्रो का मतलब समझते हैं, जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। ई कोलाई 20 मिनट में अपनी दूसरी कॉपी रेडी कर देता है, कितने मिनट में, 20 मिनट में, ठीक है। तो ये हम मीडियम में अमोनियम क्लोराइड रखेंगे, अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन का सोर्स क्या रखा जाएगा, NH4Cl, और NH4Cl में N कौन सा रहेगा, 15, हैवी आइसोटोपिक नाइट्रोजन रहेगी। अब
ठीक है। तो जब इनको आप मीडियम में रखेंगे 20 मिनट आप इंतजार कर लीजिए, 40 मिनट कर लीजिए, 20 मिनट बाद एक बैक्टीरिया से कितने बन गए? 2, इससे क्या हो गए? 2 बन जाएंगे, इससे 2, सबसे 2, 40 मिनट करेंगे तो उनसे भी 2, 80 मिनट ऐसे डबल होता चला जाएगा सबसे, ठीक है। तो 1 घंटे इंतजार कर लिए तो पता नहीं कितने बैक्टीरिया बन जाएंगे, समझ में आया? तो कई जनरेशन तक ग्रो कराया, एक जनरेशन, ध्यान सुनिए, अगर एक जनरेशन ग्रो कराएंगे तो हाइब्रिड आएगा, जो आप आगे पढ़ेंगे, हाइब्रिड डीएनए आता है। कई जनरेशन, समझ में आ रहा है? क्योंकि शुद्धता लाने के लिए, प्योरिसिटी लाने के लिए, ऐसे होता है प्योर, अगर किसी चीज को एकदम शुद्ध करना है तो कई बार इसको छाना जाएगा तब जाकर शुद्ध होता है। ऐसे ही इसको 15 को लेके आना है कि जितने इकोलाई अब बने सबके अंदर क्या हो जाए? 15 आ जाए, 15 वालों की संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। ऐसे इकोलाई जिनके अंदर 15 नाइट्रोजन वाला डीएनए है, नाइट्रोजन कौन सी रहे? 15 वाली, उनकी संख्या अगर आपको ज्यादा रखनी है तो कई जनरेशन तक ग्रो कराइए, 3-4 जनरेशन कम से कम, तो 15 वालों की संख्या बढ़ जाएगी। 14 वाले भी रहेंगे लेकिन कम रहेंगे वो, ठीक है। क्योंकि जो नया नया बनेगा ना, जो नए बनेंगे वो सब कौन से बनेंगे? 15 वाले बनेंगे, ठीक। तो इस लाइन को ऐसे नोट कर लीजिए। इकोलाई लिया, उन्होंने क्या किया? ग्रू कराया, ग्रो की सेकंड फॉर्म, ग्रू इकोलाई इन अ मीडियम, एक मीडियम में, ठीक है। और उस मीडियम में क्या है? NH4Cl15 वाला रखा, कई जनरेशन तक, सेवरल जनरेशन अप टू, अगर कहा जाए सेवरल जनरेशन तक क्यों ग्रो कराया तो आप बोलेंगे कि ताकि पूरी तरीके से उसमें डीएनए क्या हो जाए? 15 वाला हो जाए, ठीक है। फॉर कंप्लीट इनकॉर्पोरेशन ऑफ N15, सभी में N15 बढ़िया से आ जाए, एंड इकोलाई डीएनए, इकोलाई के दोनों डीएनए में N15 आ जाए, इसलिए कई जनरेशन तक उसको ग्रो कराया जाएगा, ठीक है। अब ये करा लिया। अब इन्होंने क्या रेडी कर लिया? इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया रेडी कर लिए जिनके अंदर क्या है? इनके अंदर, इकोलाई के अंदर क्या है? 15 वाली नाइट्रोजन सब में। अब क्या करेंगे? अब साधारण मीडियम लेंगे जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल मीडियम में अब उस साधारण वाली नाइट्रोजन रखी जाएगी, कौन सी? 14 वाली, नॉर्मल, ठीक है। मतलब आपके पास जैसे हर से चीज में 2 तरीके के वायरस रेडी कर लिए थे, इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न कर लिए जिसके अंदर क्या है? 15 वाली नाइट्रोजन सबके अंदर हुई, ठीक है। अब उनको ले लेंगे और उनको क्या करेंगे? उनको ग्रो कराएंगे। ग्रो का मतलब उनकी जनसंख्या बढ़ाएंगे। मीडियम में अब क्या रखेंगे? अब 14 रखेंगे, नॉर्मल वाली, समझ में आ रहा है? तो यहां तक समझ में आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे? देन ग्रू कराया इकोलाई, कौन सा? ये जो इकोलाई है N15 वाले इकोलाई, कौन से इकोलाई इनके पास थे? N15 वाले इकोलाई को ग्रो कराएंगे, किसमें? इन नॉर्मल मीडियम, एक ऐसे नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराएंगे जिसमें NH4Cl जो डालेंगे, नाइट्रोजन का सोर्स तो डालना पड़ेगा ना, तभी तो डीएनए बनेगा ना। NH4Cl कौन सा रहेगा? 14 वाला रहेगा, ठीक है। एंड आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट डीएनए सैंपल ऑफ इकोलाई एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा दिया आपको, ये उसका समरी है, ठीक है। और लास्ट लाइन लिखिए, देन इसके बाद क्या करेंगे? अलाउ टू सेंट्रीफ्यूज डीएनए ऑब्टेन्ड एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, बस, ठीक है। ये तो हो गया अपना थ्योरी वाला। इसमें डायग्राम थोड़ा सा हमको समझाना है, वो जो डायग्राम बना हुआ है तो थ्योरी में लिखा गया है, उसका समरी यही है।
समझ में आ रहा है ये क्या बोल रहा है? बंद हो गया फैन। ठीक, उसको आगे समझेंगे क्योंकि है टाइम टेकिंग, वो थोड़ा सा हमको समझाना पड़ेगा। अभी हम स्टार्ट कर देंगे तो फिर टाइम लग जाएगा उसमें, स्क्रीन पे ये वाला समझाना डायग्राम। ठीक है, और कुछ पूछना हो तो बताइए किसी को। कौन सा बताइए? बैक स्लाइड आ जाए, ये लो, इस पे क्या है बताइए? ये पहली लाइन ये वाली, ई कोलाई। देन देखिए, इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले ई कोलाई में किया गया था, बैक्टीरिया का सहारा लिया गया था, जो आपके बुक में समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को प्लांट की सेल में भी कराया गया। वहां पर उन्होंने ई कोलाई ना लेकर के प्लांट की सेल ली, उनको ग्रो कराया, जैसे टिश्यू कल्चर में प्लांट की सेल लेके ग्रो कराते हैं ना, होता है ना टिश्यू कल्चर। उसके बाद ह्यूमन की सेल ली, ह्यूमन की सेल को ग्रो कराया, वहां पर एक्सपेरिमेंट सेम किया। सेल बदली थी केवल, पहले ई कोलाई थी, आगे के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने प्लांट सेल और ह्यूमन सेल पर भी ये प्रयोग किया था। यही इसका मतलब है, समझ में आया? ठीक, और कुछ पूछना है? हाँ, तो इसको आगे समझ लेंगे और पढ़ के आइएगा आगे डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म। तो कल नहीं है, मंडे से है, कल तो केमिस्ट्री का रहेगा। ठीक है, कल केमिस्ट्री है। हाँ, कल केमिस्ट्री है, मंडे से रहेगा। ठीक, हाँ।